अब हम आगे डिस्कस करते हैं। आगे हम पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और पार्ट 3 में देखते हैं कितने आर्टिकल्स आते हैं। पार्ट 3 में 12 से 35 आर्टिकल्स तक आते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है और काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। यहाँ हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है। ठीक है ना। पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 क्या डिफाइन करता है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिफाइन करता है। तो पहला क्वेश्चन पूछने का अंदाजा ये रहता है कि ये पूछ देता है कि विच पार्ट डिफाइंस फंडामेंटल राइट। तो पार्ट 3 डिफाइंस फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। और पार्ट 3 के अंदर कितने आर्टिकल्स हैं, कहां से कहां तक आते हैं? तो आर्टिकल 12 से 35 पार्ट 3 कवर करता है। आर्टिकल 12 से शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है। लास्ट क्लास में आर्टिकल 11 तक हम डिस्कस कर चुके थे। आर्टिकल 12 में क्या मिलता है? डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स डिफाइन किया गया है। ठीक है। तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस इन्हीं चीजों से उठ के बनते हैं कि आर्टिकल 12 जो है वो किससे संबंधित है, या डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स किस आर्टिकल में है। तो डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो मिलता है वो आर्टिकल 12 में मिलता है। आर्टिकल 13 क्या डिफाइन करता है? आर्टिकल 13 डिफाइन लॉज inconsistent laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights। ठीक है। तो एक तो सबसे जहां जहां इंपॉर्टेंट होगा मैं वो मार्क कर देता हूं। ठीक है, उसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे 12 इंपॉर्टेंट हो जाता है, और लॉस इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ये आपका डेफिनेशन किया जाता है, डिफाइन किया जाता है फंडामेंटल राइट्स से संबंधित। आर्टिकल 14 से 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बनता है ये आप समझिए, क्योंकि इसके अंदर राइट टू इक्वालिटी है। ठीक है। राइट टू इक्वालिटी को डिफाइन करता है आर्टिकल 14 से 18। और राइट टू इक्वालिटी किन किन आधारों पर है उसको ब्रेकअप किया गया है डिफरेंट आर्टिकल्स में। ठीक है। तो पूरा का पूरा 14 से 18 का जो आर्टिकल है वो राइट टू इक्वालिटी को डिफाइन करता है। अब आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 कहता है सबको समानता का अधिकार मिलेगा। सबको समानता का अधिकार मिलेगा लॉ के अंतर्गत। तो इक्वेलिटी बिफोर लॉ। तो लॉ जो है वो सबके लिए समान है। ठीक है। लॉ किसी अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग, उच्च जाति या निचली जाति, इन सब में कोई भेदभाव नहीं करता है। आर्टिकल 14 डिफाइंस इक्वेलिटी बिफोर लॉ। दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट कि 14 से 18 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको याद रखना है। तो आर्टिकल 14 जो है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, रेसेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है। आर्टिकल 15 में ये डिफाइन किया गया है, ये मना किया गया है कि लोगों के अंदर भेदभाव नहीं किया जा सकता रिलीजियन के आधार पर, रेसिस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर, या जन्म स्थान के आधार पर। तो आर्टिकल 15 मना करता है कि किसी भी तरह से इक्वेलिटी को समाप्त आप नहीं कर सकते। सब समान है, गोरा और काला, लंबा छोटा, मेल फीमेल। ठीक है। ब्राह्मण क्षत्रिय, है ना, कुछ भी। तो जितने भी चीजें हैं वो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस और प्लेस ऑफ द बर्थ। ठीक है। किसी को आप ये नहीं कह सकते कि तुम गांव से हो, मैं शहर से हूं, इसके आधार पर भी आप किसी के अंदर भेदभाव नहीं कर सकते। तो उसके आधार पर भी आपकी इक्वालिटी बनी रहती है। ये अनुच्छेद 15 में डिफाइन किया गया है।
अनुच्छेद 14 में लॉ के अंतर्गत सब समान है, ठीक है ना। अंडर लॉ एवरीवन इज इक्वल। क्लियर है ये बात? यस सर। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 डिफाइंस इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक या फिर गवर्नमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? तो इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, अगर किसी को नौकरी लेनी है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में लेनी है चाहे पब्लिक सेक्टर में लेनी है, आप जिस भी सेक्टर में नौकरी लेने जाएंगे, नौकरी नहीं देना मना नहीं कर सकता कोई, किस बिहाफ पे, कास्ट के बिहाफ पे, रेसिस के बिहाफ पे, है ना, बर्थ प्लेस के आधार पर। मतलब जॉब पाने की इक्वेलिटी सबको दिया गया है, समानता का अधिकार नौकरियां प्राप्त करने के लिए सबको समान है, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। ठीक है, तो आर्टिकल 16 डिफाइंस इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। आगे बढ़े, समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट, आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 सेज एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, आप जानते हैं कि पहले छुआछूत बहुत ही महत्व रखता था पहले के समय में, लेकिन अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है अनुच्छेद 17। ठीक है, इसको समाप्त कर दिया गया, छुआछूत टाइप का कोई भी कंसेप्ट नहीं चलता है ना, कि वो ऊंचा है वो नीचा है, ऊंचा नीचे को नहीं छू सकता, कोई निचला व्यक्ति अगर कुछ आपके सामने रख देगा तो ऊंची जात का व्यक्ति उसको नहीं छुएगा। अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट खत्म कर दिया गया आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 18 क्या कहता है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, टाइटल्स को समाप्त किया गया अंडर आर्टिकल 18। टाइटल्स कैसे? जैसे नाम के पहले कोई महाराज लगा रहा है, कोई युवराज लगा रहा है, कोई बादशाह लगा रहा है, तो इस तरह के नाम के पहले अपने टाइटल्स को लगाने की जो प्रथा थी उसको समाप्त किया जाता है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत, क्योंकि ये हटाते ही एक इक्वेलिटी और आ जाती है कि एक आम आदमी और एक बड़ा आदमी दोनों ही समान है। क्लियर है ये बात? यस सर। ओके, अगला है राइट टू फ्रीडम। अब यहां पर मिलता है राइट टू फ्रीडम। ठीक है, 1922 कवर करता है इसको। ठीक है, फ्रीडम, आजादी, सबको आजादी है, और ये 19 से 22 तक की। अब आप समझिए कि इक्वेलिटी हो गई, सबको समान कर दिया गया, जो भी चीजें जिसके आधार पर मतभेद हुआ करता था उसको समाप्त कर दिया गया अप टू आर्टिकल 18 के अंदर। अब क्या है, अब जब समान हो गए तो समानता में और क्या क्या मिल रहा है? सब समान हो गए, तो समान होने के बाद किस तरह की समानता मिल रही है? तो समानता 1922 के बीच में बताती है फ्रीडम। अब आजादी भी किस चीज की मिली है आपको? तो आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी। हम कहते हैं ना कि हमको बोलने की आजादी मिली है, तो आपसे कोई पूछ दे कि बताओ कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत मिली है, अब ये तो पता है हमको कि बोलने की आजादी हमको मिली है, भारत का संविधान हमको बोलने की आजादी देता है, लेकिन किस अनुच्छेद के अंतर्गत देता है ये हमको नहीं पता है। तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत, आर्टिकल 19 जो है उसके अंतर्गत आपको बोलने की आजादी मिली है। अब थोड़ी बहुत सारी चीजें आप इसको और स्टडी करेंगे, वैसे हमारे एग्जाम्स में मोटा मोटा एक दो क्वेश्चंस आता है, ठीक है, लेकिन अगर और भी डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, फर्दर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम कंसेप्ट को समझ लें कि हम क्या क्या कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आर्टिकल 19 आजादी,
किस तरह की आजादी मिली है, किस तरह की आजादी नहीं मिली है। बहुत सारी आजादियां भी नहीं है, ठीक है। तो किस तरह की नहीं मिली है वो हम अनुच्छेद 19 को पूरी तरह डिफाइन करके अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच ज्यादा मेंशन किया गया हो, ठीक है। हम आगे चल के उनको डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल हम इनको याद करें जो इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद क्योंकि चीजें स्टेप बाय स्टेप हो तो ज्यादा बेहतर रहेंगी। तो राइट टू फ्रीडम 19 से 22 के बीच में आता है, और 19 में कहा गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना, बोलने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 में आपको मिलता है, ठीक है। आप शुरू से देख रहे हैं ना कि देखो याद करना भी बहुत मुश्किल नहीं है, जितना आर्टिकल्स आप याद करना चाहे आप याद कर सकते हैं। जैसे आपने पार्ट 1 को डिस्क्राइब किया यूनियन और टेरिटरीज, आप थोड़ी देर आंख बंद करके देखेंगे तो आर्टिकल 1 में क्या था, 2 में क्या था, 3 में क्या था, 4 में क्या था, ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आप पार्ट 2 पढ़ते हैं तो आपको पता है कि यूनियन और टेरिटरी तो डिफाइन हो गया, लेकिन यूनियन और टेरिटरी बनता किससे है। तो आपको बताया था कि यूनियन और टेरिटरी बनता है सिटीजन से, है ना। तो आपको पार्ट 2 के अंदर सिटीजनशिप सिखाई गई थी, है ना, कि नागरिकता का अधिकार किस किस को मिलता है। तो जैसे हमने बताया था कि पहला अधिकार यह है कि आप भारत में जन्म लेते हैं तो हो जाता है। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि भाई जन्म वाली बात तो क्लियर है, लेकिन भारत आजादी तक या आजादी से पहले एक था, बाद में वो दो हुए, तो फिर पाकिस्तान के दो नियम आते हैं माइग्रेशंस के। तो आप देखो कितना क्लियरली आपको नोट करके चीजें दी गई हैं कि आप अगर याद रखना चाहें तो आंख बंद करके रिवीजन करें, आपका हो जाएगा। अब जब इंसान आ जाता है, जब वो सिटीजनशिप में आ जाएगा, तो अब वो आपके पास क्यों रहेगा। भाई आप जानते हैं कि हम सिटीजन ऑफ इंडिया है, आप अपने घर में भी रहते हैं और आप दो लोग सदस्य हैं और दोनों के बीच में भेदभाव किया जाए तो आप क्या करेंगे, आप विरोध करेंगे, ऐसे समाज में आप रहना नहीं चाहेंगे। तो आप जानते हैं कि पार्ट 3 जो आता है वो किस में आएगा, पार्ट 3 हमने आपको बताया किसमें, इक्वेलिटी में आएगा, ठीक है। तो इक्वेलिटी किस किस आधार पर, मतलब इक्वेलिटी की बात आई क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि संविधान लिखने से पहले यही एक बड़ी समस्या थी कि सब इक्वल नहीं थे, और संविधान जब बनाया गया तो सबको इक्वल कर दिया गया, ठीक है। अंग्रेजों के साथ भी इक्वेलिटी नहीं थी, मुगलों के साथ भी इक्वेलिटी नहीं थी। तो हमारे जो संविधान लिखने वाले लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इन चीजों को फेस किया, और इक्वेलिटी किन किन आधार पर नहीं थी तो वो भी आपको दिखाया गया कि सबसे पहले तो कोई अपने लाइक किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार हो रहा है, वो कहीं जा रहा है हायर अथॉरिटी के पास, वो सुन नहीं रहा है क्योंकि वो निचला है, वो ऊपर वाला है, तो ऊपर वाले को प्राथमिकता दो, नीचे वाले की प्राथमिकता नहीं देते थे। तो सबसे पहले लॉ के अंतर्गत उसको लाया गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर सब कुछ प्लान करके दिया गया है। एक हिरार्की में अगर आप चीजों को याद रखेंगे तो सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। यहां पर आप देखिए एम्प्लॉयमेंट में आता था अनटचेबिलिटी, टचेबिलिटी, छुआछूत का बहुत भेदभाव चलता था उस समय, तो उसको पहले हटाया गया। फिर ये क्लियर किया गया कि किसके ना मतलब कैसे पता चलता है कि कौन बड़ा आदमी है कौन छोटा आदमी है, तो वो पता चलता था टाइटल से। तो अनुच्छेद 18 में टाइटल को समाप्त कर दिया गया, टाइटल को कहा गया कि भैया खत्म करो, ना किसी के आगे महाराजा लगेगा, ना पता चलेगा कि ये बड़ा आदमी है, ठीक है। अब आज के समय में आप देखिए बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन उनको डिफाइन करने के लिए या तो न्यूज के थ्रू पता चलेगा या फिर आप उनको जानते हैं कि वो पैसे वाले लोग हैं, लेकिन उसके नाम से आप नहीं पता लगा सकते कि वो कौन है, क्लियर है। तो टाइटल्स तो इस तरीके से, अब क्या होता है, अब संविधान में ये बात क्लियर हो गई कि चलो हमने सबको समान बना दिया। अब समान बनाया तो सबको किन किन अधिकारों पर फ्री कर दिया, फ्रीडम दे दिया कि भैया चलो समानता इन इन बातों पर रहेगी। तो राइट टू फ्रीडम आता है 1922 में कि भैया कौन कौन किस किस चीज पे आजादी प्राप्त कर रहा है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, सबसे बड़ा बवाल क्या है, बोलना, कोई बोलने नहीं देता, हम कुछ कहना चाहते हैं कोई सुन नहीं रहा है ना, हमारी बात नहीं मानी जा रही है, लोग हमें चुप करा देते हैं। तो 19 का अनुच्छेद कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप बोलिए,
कोई दिक्कत नहीं है, सुनने वाला सुनेगा। तो आपको बोलने का अधिकार मिल गया, पहले बोलने का भी अधिकार नहीं था, अपनी समस्याओं को प्रकट करने का भी अधिकार नहीं था। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके, नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अब इन लाइन का मतलब आप समझ सकते हैं क्या? बताएगा कोई? एक एक शब्द को भी अगर आप जोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बताइए, प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? रक्षा करना, बचाना किसी से। हाँ, बचाना किसी से, ठीक है ना। कन्विक्शन का मतलब? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ। देखिए, ऑफेंसिस का मतलब? किसी भी व्यक्ति को रिस्पेक्ट, उसकी रिस्पेक्ट के लिए बचाना। हाँ, ठीक है ना। तो आप ये समझिए कि जैसे कन्विक्शन जो होता है, कम्युनिटी ऑफ जजेस होगा, ठीक है ना। जैसे जूरी कोई फैसला लेता है किसी के पक्ष में, किसी के अवैध में, तो मतलब कोई गलत अपराध है या कोई चीज गलत चीजें लाइक किसी पे लागू कर दी गई हैं, तो उससे बचाने के लिए अनुच्छेद 20 जो है वो क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। तो प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। क्लियर है? यस सर। इसका मतलब हो गया कि भाई आप गलत किसी के ऊपर आपराधिक मामला नहीं कर सकते, ठीक है, या करेंगे भी तो उसके लिए भी आपके पास अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आपको सुविधाएं प्रदान की गई है कि आप अपने आप को साबित करें। अब आर्टिकल 21 क्या कहता है? अब देखिए, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट में जो आएगा ना, वो आर्टिकल 19 आएगा। ठीक है, तो जहां जहां आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको मार्क भी कर देता हूं, इसको आप याद रखिएगा। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना। जीवन की रक्षा और पर्सनल लिबर्टी की रक्षा की आजादी जो है वो आर्टिकल 21 में है। ठीक है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं? किसी का जीवन, किसी की लिबर्टी को बचा सकते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ अक्सर दिखता है, तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ का फ्रीडम जो है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत मिलता है? तो आर्टिकल 21 में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 22, अभी इसको और गहराई में हम पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें नहीं मिलेगी, बट अभी वो समय नहीं है। अभी आप लोग स्टार्टिंग फेज में हैं, पहले इन्हीं को समझ ले कि आर्टिकल 1 से लेकर के और आगे बढ़ते हुए कितने इंपॉर्टेंट और वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आप इनको याद रखें, और भी चीजें डिस्कस करने लायक होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट पहले अपना इंटरेस्ट डेवलप करिए इसके अंदर। जबरदस्ती का मैटर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। जब तक ये याद नहीं रहेगा तब तक आप इसके अंदर की चीजों को इंटरेस्ट के साथ नहीं याद रख पाएंगे। तो आर्टिकल 22 क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आपके पास अनुच्छेद 22 के अंतर्गत बहुत सारे नियम मिल जाएंगे जो आपको अरेस्ट से बचा सकता है या डिटेंशन इन केसेस। किसी केसेस में अगर आपको आपराधिक मामले में लिया जा रहा है तो उससे बचने के आपके पास आजादी है, फ्रीडम है, वो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत मिलता है। तो आप ये समझिए कि आपका जो लाइफ स्टाइल है वो किस कैटेगरी में आता है। लमसम जो अनुच्छेद बनाए गए हैं वो आपकी लाइफ की कैटेगरी पर ही बनाए गए हैं, और जिसमें आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो पहले आप उस अनुच्छेद को अच्छी तरह पढ़ें, ठीक है। अब जैसे सबसे अच्छा आपको क्या लगेगा? देखिए, सिटीजन तो आप हैं ही,
सिटीजनशिप के बारे में आपको जानना नहीं है, माइग्रेट आपको होना नहीं है ना, आपको पता नहीं, भगवान जाने भविष्य में आपको किसी और देश की नागरिकता लेनी है या नहीं लेनी है। जब लेनी है तब आप पढ़ पाओ, पढ़ने की इच्छा जागेगी उसके अंदर। सेकंड केस में आते हैं, तो सेकंड केस में पहला तो आपका यूनियन और टेरिटरी से आपका कोई लेना देना नहीं है, तो आप उसमें भी बहुत ज्यादा रुचि नहीं रखेंगे। अगर आप डीएम एसडीएम बनने की कोशिश करेंगे तो उसमें रुचि लेनी पड़ेगी। ठीक है, फिर तो सब में ही आपको रुचि लेनी पड़ेगी। और नहीं तो फिर अब अगर तीसरे पार्ट में आते हैं, तो तीसरे पार्ट में इक्वेलिटी तो आपके साथ मेंटेन है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आप उच्च जाति के हैं तो आप इक्वेलिटी वाले पार्ट को पढ़ने आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। जो थोड़ा निचली जाति के हैं उनको थोड़ा सा ये लगेगा कि हमें उचली जाति वाले कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, तो थोड़ा हम इसको पढ़ लें। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है या सभी जो है वो पढ़ाई भी ना अपनी आवश्यकता के अनुसार करते हैं। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको चाहिए, तो अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच में अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो पहले आप फ्रीडम ऑफ स्पीच पढ़े। कोई भी चीज याद रखने के लिए आपके अंदर इंटरेस्ट आना बहुत जरूरी है, और इंटरेस्ट आएगा तो आप पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को लगता है ना, ये अक्सर कहीं ना कहीं कोई केस बन जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं, तो पढ़ने का इंटरेस्ट। आर्टिकल 22 अच्छा कंसेप्ट होता है, इनके अंदर पहले आप इनको याद रख लेंगे किस अनुच्छेद में क्या है, फिर डिस्कस कर लेंगे आगे। तो आर्टिकल क्या बना आपका, आर्टिकल बना यहाँ 19 से 22 तक। तो 19 में आपने सर क्या ये जो देखा? आर्टिकल्स है, हम्म। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया या कोई सी भी हो गई, तो उसमें भी कुछ पूरा पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में? नहीं नहीं, देखिए आपके एग्जाम में इत डीप में नहीं आता है। मैंने पहले ही बताया अच्छा। कि आपको अपनी रुचि के हिसाब से पढ़ना है। अगर आप हायर एग्जाम्स के लिए जाएंगे तो स्पीच में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, किस किस तरह का कहाँ कहाँ बोलने पे कोई आपको आजादी मिली है और कहाँ कहाँ आजादी नहीं मिली है। ठीक है, तो अच्छा। आपके लिए इतना नहीं है, पहले आप आर्टिकल्स को याद रखिए। बहुत ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल में, क्योंकि आप, मैंने पहले ही बताया, स्टार्टिंग फेज है। स्टार्टिंग फेज में पहले इनको याद रखिए। ठीक है, बाकी बात की बात है। क्लियर? नहीं तो मैं और भी चीजें इसके अंदर लिख करके एक ही आर्टिकल को आधे पौन घंटे तक समझाता रहता, लेकिन वो आपसे डाइजेस्ट नहीं होगा और आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा उसमें। ठीक है, ठीक है। पहले आर्टिकल और ये जो पॉइंट्स लिखे हैं आप सबसे पहले इनको याद रखने का प्रयास करें। ठीक है, क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं इस बात पे? नहीं नहीं। ठीक है, तो 19 आपको बोलने की आजादी देता है, 20 आप प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस है। आर्टिकल 21 आपको प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ देता है ना, अपने जीवन की रक्षा करने का अधिकार अनुच्छेद 21 में। पर्सनल लिबर्टी को मेंटेन करने का अनुच्छेद 21 में मिलता है। 22 कहता है कि अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए बनता है। ठीक है, अब आता है 23 से 24, अनुच्छेद 23 और 24। ये क्या कहता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अब एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है बच्चे, शोषण होता है। ठीक है, क्योंकि पहले शोषण भी किया जाता था, लोगों का अलग अलग तरीके से शोषण किया जाता था। तो किस तरह का एक्सप्लॉइटेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत मना किया गया है? तो आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन बीइंग ट्रैफिकिंग एंड फ्रॉड, फोर्स्ड लेबर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिकिंग करना, ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिकिंग करना मना है अनुच्छेद आर्टिकल 23 के अंतर्गत। तो आप देखते हैं ना, लाइक ट्रैफिकिंग हो जाता है। आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि महिलाओं का हरण करके उनसे उनको शोषित किया जा रहा है, पुरुषों को एक बहुत सारे लोगों को लाइक उनको कैप्चर करके और उनसे कोई ऐसा काम करवाया जा रहा है जो उनके मान सम्मान के खिलाफ है।
तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को मना किया गया है आर्टिकल 23 के अंतर्गत। और फोर्स्ड लेबर, जबरदस्ती लेबर कराना, ठीक है ना, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर लो, उनसे कोई भी जबरदस्ती कार्य करवाना, वही चीज मना किया गया है अनुच्छेद 23 में। तो अपने घर में कोई, आपके घर में कोई आपसे कोई काम जबरदस्ती कराता है, तो आप उसको बताइए कि अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। अब पिताजी का फिर जूता उड़ जाएगा। आगे बढ़िए, फिर वो सारे अनुच्छेद आपके सिर पे उतार देंगे। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है? तो मम्मी को आर्टिकल बोलेंगे 23 प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन बीइंग ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर को डिफाइन करता है। आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, है ना, बाल मजदूरी को मना करता है सर आर्टिकल अनुच्छेद 24। सर सर आर्टिकल 23 में ये फोर्स्ड लेबर है क्या है, ये नीचे क्या फोर्स्ड लिखा है? लेबर है, फोर्स्ड, ठीक। ठीक है, फोर्स्ड लेबर है। एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके उनसे जबरदस्ती कोई काम करवाना मना है। और आर्टिकल 24 में चाइल्ड लेबर कराना मना है। आप कहीं किसी बच्चे को मजदूरी करते हुए देखते हो और आप ये कहते हो ये तो गलत है, और वो ठेकेदार आपसे पूछ दे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत गलत है, कहाँ पढ़े हो, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि आर्टिकल 24 के अंतर्गत मना है, ठीक है। तो अगर कहीं ज्ञान देते हो तो ज्ञान का थोड़ा सा ज्ञान आप रखेंगे, तो थोड़ा आपके ज्ञान में चार चांद लग जाता है, ठीक है। और ये ज्ञान देते रहिए जब तक आपका सिलेक्शन ना होना, ज्ञान दीजिए। और ज्ञान के पीछे का ये जो लॉजिक है, इसको याद रखने का तरीका बना लीजिए उस ज्ञान को, ठीक है। जब भी आप ज्ञान दें कि चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड, तो आपको याद रहे आर्टिकल 24 में, ठीक है, आर्टिकल 23 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, फोर्स्ड लेबर। ऐसे रोज 2 4 10 बार इसको आप देखेंगे ना, तो ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। आर्टिकल 25 से लेकर के आपको मिलेगा 28 तक, ठीक है, आर्टिकल 25 से 28 तक ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, ठीक है ना, धर्म से संबंधित है 25 से 28। अब 25 के अनुसार धर्म में क्या आता है? अनुच्छेद 25 कहता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है। आप किसी भी धर्म का से संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं, इस बात की आजादी आपको मिलती है, ठीक है। ठीक है जी। आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 कहता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। और आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो आपसे सबसे इंपॉर्टेंट जो कई बार एग्जाम्स के अंदर देखा गया है वो यही कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन अनुच्छेद कहां से कहां तक आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 25 से 28 में आता है। और बाकी ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स थे जो मैंने यहां पे मार्क किए हुए हैं। ठीक है, तो आजादी सबसे पहले किस बात की मिली आपको? बोलने की। बोलने की, ठीक है ना, राइट टू फ्रीडम स्पीच, बोलने की मिली। ठीक है, फिर प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन एंड ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक ना, तो आपको सबसे पहले राइट मिला बोलने का, राइट टू स्पीच। दूसरा अधिकार क्या मिला आपको? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तीसरा अधिकार क्या मिलता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। अभी आप आगे चल रहे हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फंडामेंटल राइट्स कितने हैं आपके पास? तो कितने हुए अभी फंडामेंटल राइट्स? कितने हुए? एक तो ये रहा राइट टू हाँ। इक्वेलिटी, हम्म। पहला, ओके है। दूसरा फंडामेंटल राइट क्या मिला? फ्रीडम ऑफ, बोल। राइट टू फ्रीडम, जिसमें राइट स्पीच टू आता फ्रीडम। है। तीसरा क्या मिला? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, चौथा क्या मिला? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। आगे आइए, अगला मिलता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। क्या मिलता है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो ये कौन सा हुआ? पांचवा हुआ। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आता है 29 और 30 के अंतर्गत। 29 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, जो माइनॉरिटीज हैं उनकी रुचियों की रक्षा करना। और आर्टिकल 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये हुआ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये पांचवा आपका क्या हुआ? राइट हुआ। छठा सर देखिए क्या बोलता इंटरेस्टेड ऑफ क्या लिखा है साइड में? है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर। एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं ना, तो एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सेविंग्स ऑफ सर्टेन लॉज, 31 और 31C। 31 क्या कहता है? राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे एबॉलिश कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किस अधिकार को, किस फंडामेंटल राइट को समाप्त कर दिया गया? तो इसको राइट टू प्रॉपर्टी को समाप्त कर दिया गया है। और इसका क्वेश्चन बनता है कि राइट टू प्रॉपर्टी किस अनुच्छेद में था? तो आर्टिकल आर्टिकल 31 में था। तो राइट टू प्रॉपर्टी किस आर्टिकल में था? आर्टिकल 31 में था। और ये कब समाप्त किया गया? 44th अमेंडमेंट 1978। सर एक सेकेंड, ये आर्टिकल 31 से 31C लिखा है। 31C है ये, ABC वाला, अच्छा। है ना। इसको कई भागों में बांटा गया है। और राइट टू प्रॉपर्टी को समाप्त करके आर्टिकल 300A वॉज एडेड। तो कभी आपसे पूछ दे कि आर्टिकल 31 को समाप्त करके, राइट टू प्रॉपर्टी को समाप्त करके किस अनुच्छेद को जोड़ा गया? तो आर्टिकल 300A वॉज एडेड। आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है ये बात? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है?
ये वाला दोबारा समझा दो।